4 साल में जो मेरे बाप के साथ वाक़या हुआ उसने मुझे राइटर बना दिया। हाल ही में आपने देखी होगी द लेजेंड मौला जट, उसी के भी राइटर यही हैं। दुनिया देखी कि मैं फ़िल्म बना रहा था, मैं डायरेक्टर था उस फिल्म का। श्यामा मेरी हीरोइन थी, तो मैंने उसका हाथ देखा, तो मैंने 3 पेशीनगोइयाँ की थी उसके बारे में। मैंने कहा एक शख्स ऐसा आएगा जो आपसे बेपनाह प्यार करता है। आपने 2 घड़ियाँ पहनी हुई हैं, इसकी क्या रीज़न है? मेरी पहली फिल्म 8 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई थी और आपने ऐसा सवाल किया कि फिर मेरे पीछे लड़कियां पड़ जाएंगी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज मैं अपनी खुशबख्ती समझूंगा कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक सरमाया है। फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ़िल्में लिखने वाले राइटर नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। हाल ही में आपने देखी होगी द लेजेंड मौला जट, उसी के भी राइटर यही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हज से वापस आए हैं, कैसा रहा हज का सफ़र? देखें जी, ये वाहिद सफ़र है जिसमें इंसान अगर थक भी जाए तो थकन महसूस नहीं होती, और कितनी ही मुश्किल आए उतनी ही अच्छा लगता है। आने वाले वक्तों में आपकी कोई प्रोजेक्ट आ रही है जिसे द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ तक पहुँची? उसका स्क्रिप्ट मुकम्मल है जी। उसके प्रोड्यूसर चले गए थे, उनकी फ़िल्म मनी बैक गारंटी नाकाम हुई तो वो अमेरिका वापस चले गए। फिर उसके बाद वहाँ सुना है कि उसके ऊपर ना कोई केस हो गया जिसकी वजह से वो वापस नहीं आए। वरना उस फिल्म का तो बड़ा इंतज़ार, और इस फिल्म के लिए तो मुझे मरियम औरंगज़ेब ने कांटेक्ट किया, इस्लामाबाद बुलाया और ख्वाहिश की कि इस फिल्म में हमारे पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि आपको पता है इस फिल्म का नवाज़ शरीफ से भी तल्लुक़ है, कलसूम नवाज़ से भी तल्लुक़ है, उनके रिश्तेदार थे वो। तो मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन वो प्रोड्यूसर अभी नहीं आया, तो देखें जब आएगा तो क्या होता है। अच्छा सर, इस फिल्म का हीरो कौन होगा? शान होगा, सलमान खान होगा या कोई और? इस फिल्म का हीरो ना पहलवान होगा आप जैसा, और ओरिजिनल पहलवान होगा, और वो हम इंडिया से लेंगे। इंडिया से लेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक हमारी एक्टर रही हैं नाज़िया हसन जी, वो सिंगर थी, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, 2-3 शख्सियात ऐसी पाकिस्तान में गुजरी हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई, जिनमें सर फहरिस्त नादिया हसन है, एक सादत हसन मंटो थे। हाँ। तो ये वो लोग हैं जो 40-42 साल की उम्र में वो चले गए, और ये मेरे ख्याल में 40 से अंडर थी, ये चली गई। तो कुछ लोग अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड आते हैं, और दुनिया उनकी मुखालफत करती है, कुछ भी करती है, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने उनको ब्लेसिंग के साथ भेजा होता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे आज के दौर में एक ब्लेस्ड पैसनरी पाकिस्तान के अंदर है जो अल्लाह ताला ने भेजी है, और सारी दुनिया पाकिस्तान में उसके मुखालिफ है, और एक जब रोशनी होगी तो सारा पाकिस्तान उसके साथ होगा। उसका नाम इमरान खान है। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि द लेजेंड मौला जट रिलीज़ होने से पहले ही आपने कहा था कि अगर ये फ़िल्म 100 करोड़ नहीं कमाती तो मेरी नज़रों में ये फ्लॉप है। क्या आप पामिस्ट भी हैं? नहीं, मैं पामिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ऊपर, कि आप यूँ कह लें कि इसे इंट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम कह लें, आमद कह लें, छठी हिस्स कह लें, ज़मीर की आवाज़ कह लें। कोई पामिस्ट्री मुझे नहीं आती, लेकिन जिसके बारे में जो मैंने कहा अल्लाह ताला ने हमेशा पूरा किया। कभी ज़िंदगी में आपका साइमा से मिलने का इत्तेफाक हो, शेख नूर साहब की जो बेगम है, तो उनसे पूछिएगा कि दुनिया देखी कि मैं फ़िल्म बना रहा था, मैं डायरेक्टर था उस फिल्म का। श्यामा मेरी हीरोइन थी, तो मैंने उसका हाथ देखा, तो मैंने 3 पेशीनगोइयाँ की थी उसके बारे में। क्या क्या? पहली पेशीनगोई मैंने ये की थी कि तुम्हें लोग आर्टिस्ट नहीं मानते, और तुम्हें सिर्फ शोबीज़ के तौर पर, डेकोरेशन पीस के तौर पर डायरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान में आप तमाम आर्टिस्टों को सुपरसीड कर जाएंगी, और आपको इतनी शोहरत मिलेगी कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। वाह। उसके बाद चूड़ियाँ रिलीज़ हुई, आज श्यामा जो है आपके सामने है। और 2 बाकी पेशनगोइयों के बारे में? ये दूसरी पेशीनगोई मैंने उसके साथ ये की थी उसके बारे में कि
आपकी ज़िंदगी में एक शख्स आएगा और मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएगा। मैंने कहा एक शख्स ऐसा आएगा जो आपसे बेपनाह प्यार करता है, उसके लड़ लग जाना, क्योंकि अगर लग जाओगी तो तर जाओगी। हाय हाय हाय। तो उसकी ज़िंदगी में सही नूर आ गया। तीसरी परेशानी वो ये थी कि एक वक्त आएगा जब औरतें अपने बच्चों को तुमसे दम करवाएंगी। अच्छा जी, वाह, दैट्स ग्रेट। तो द लेजेंड मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में ये थी कि वो जब फिल्म मुझे बिलाल लशारी साहब ने दिखाई, मैंने देखी फिल्म। अब 50 साल का तजुर्बा भी है, हर फिल्म देखते थे, उसके बारे में सोचते थे ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो रिज़ल्ट जो था वो तकरीबन मेरी जो वो होता था तकरीबन 98% करेक्शन होती है। मैं अगर 100 पेशीन गोइयाँ की ना अपनी फिल्म की, 2 गलत हो सकती हैं, 98% ठीक, 98% सही होती थी। तो वो मैंने फिल्म देखी तो मेरे से कहने लगे कैसी लगी। तो मैंने एक जुमला बोला, मैंने कहा बिलाल अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो ये डेड फ्लॉप। अच्छा। उसने ये सुना तो मुस्कुराया, कहता है नहीं पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया मिला के का बिज़नेस जो है ना वो हो सकता है 100 करोड़, क्योंकि उस वक्त हाईएस्ट बिज़नेस तो चाहे वो जवानी फिर नहीं, यानी कहता 72 करोड़ जी। तो कहना सारी दुनिया मिला के हो सकता है। मैंने कहा नहीं बिलाल, पाकिस्तान में होगा तो ये सुपरहिट फिल्म होगी। अब मेरे से लोग उसकी वजह पूछते हैं, मैं भी पूछना चाहूँगा। आप भी पूछना चाहेंगे। पहली वजह ये थी कि वो फिल्म एक ऐसी फिल्म का सीक्वल थी या उसका सेकंड पार्ट था जो फिल्म लोगों को ज़बानी याद है आज भी। ठीक है, मैंने कहा इसकी वो व्यूवर्स भी हैं अपना बिलाल साहब जिन्होंने फिल्में देखना छोड़ दी हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे। क्यों? कि उन्होंने मौला जट देखी हुई है, उन्होंने ये देखने आना है कि वो कैसी थी, हम जानते हैं ये कैसी है। मैंने कहा दूसरी बात, इसका जो ऑडियंस है वो इस फिल्म के इसलिए वेट कर रहा है कि ये पंजाबी फिल्म है और लोग इंतज़ार करें जो फ़ैन हैं फवाद ख़ान के, हमज़ा बासी के, अमामा मलिक के, मायरा ख़ान के, कि यार इन्होंने पंजाबी कैसी बोली होगी, ये पंजाबी में कैसे लगती हैं, एक व्यूअर इनका एक्सेंट कैसा आया होगा, एक इनका व्यूअर ये है। मैंने कहा एक तीसरा ऑडियंस है इसका। वो कौन सा? मैंने कहा इसको वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी। वो क्यों? वो इसलिए कि एक फ़िल्म मौला जट का मुसलसल पिछले 40 साल से वो शोर सुन रहे हैं कि क्लासिक फिल्म है, बड़े अच्छे डायलॉग हैं, लेकिन वो सुनते हैं मैं, हालांकि इस फिल्म को लीडरों ने भी बोला, मेरे डायलॉग हर लीडर ने बोले, तो मैंने कहा एक वो सुनते रहते, लेकिन उन्होंने कहा चलो यार ठीक है होगी वो फिल्म। मैंने कहा अब जब ये आएगी ना फिल्म तो वो ये सोचेंगे यार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए कि वो कैसी है। तो बाकी ऐसा मैंने कहा इसके 3 किस्म के ऑडियंस हैं। तो मैंने कहा अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है, फिर ये फेल है, कुछ नहीं फिल्म। वो खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ है सर कि इस वक्त पाकिस्तान में उसका बिज़नेस जो है 1 अरब 30 करोड़ रुपए के करीब है, सिर्फ पाकिस्तान। माशाल्लाह। सर एक पर्सनल सा सवाल पूछ लूँ, आपने 2 घड़ियाँ पहनी हुई हैं, इसकी क्या रीज़न है? बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ी बात अच्छी है। आपको पता होना ये दुनिया में हर इंसान के पास वक्त 2 ही होते हैं, हाय 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 कुर्बान। या अच्छा होता है या बुरा होता है। मेरे ऊपर ये जो घड़ी है ना बाएं हाथ की, ये अच्छे वक्त की निशानी है, इसको मैं बुरे वक्त की निशानी समझता हूँ। जब बुरा वक्त आता है तो मैं इस अच्छे वक्त को देखता हूँ कि ये भी तो अल्लाह ने दिया था ना। अगर ये नहीं रहा अच्छा वक्त तो ये जो बुरा चल रहा है ये भी नहीं रहेगा। और जब अच्छा वक्त आता है तो फिर इस बुरे वक्त को देखता हूँ कि कहीं दिल में तकब्बर ना आ जाए, गुरूर के भाईजान तैयार रहना, ये भी होता है। ये भी होता है। अच्छा सर, आप इतने हैंडसम, स्मार्ट और चार्मिंग कैसे हैं? सिर्फ एक वजह कि मेरी ज़िंदगी में मेरे दिमाग में आज तक नेगेटिव सोच नहीं आई। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नफ़रत नहीं की, कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, कभी कीना नहीं रखा दिल में, कभी कदूरत नहीं रखी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की ग़ीबत नहीं की। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने जो मुझे ये मुस्बत सोच दिया है, इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं और इससे बड़ी भलाई भी कोई नहीं और इससे बड़ी दवाई भी कोई नहीं। अच्छा सर, आपने कम से कम 1.5-2 दहाइयाँ फिल्म इंडस्ट्री को दी। रेड 2 दाने 5 दाने, चौथी नस्ल है जो मुझे देख रही है। माशाल्लाह। चलें जी नाज़रीन, मैं माज़रत चाहता हूँ, 5 दहाइयाँ आपने फिल्म इंडस्ट्री को दी। आपकी इन 5 दहाइयों में कितनी एक्ट्रेसेस रेड लाइट एरिया से आई?
मेरी पहली फिल्म 8 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई थी और आपने ऐसा सवाल किया कि फिर मेरे पीछे लड़कियां पड़ जाएंगी। देखें, हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसी एक शुबा था जिसकी में फ़िल्म देखने वाले बच्चे या बच्ची को रात को बाप कान पकड़वाता था, ठीक है। तो जिस मुआशरे में फ़िल्म देखना जुर्म हो तो उसमें फ़िल्म काम करने का तो लड़की सोच भी नहीं ना सकती। तो लिहाजा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मजबूरन लड़कियां जो थी हीरा मंडी से लाएंगी, रेड लाइट एरिया से, इसलिए कि और शरीफ घरों की लड़कियां आने के लिए तैयार नहीं थी। आज देखें, आज शरीफ लड़कियां आ गई हैं ना, अब रेड लाइट एरिया का तस्वर ख़त्म हो गया। अब तो वैसे भी रेड लाइट एरिया बंद ही कर दिया उन्होंने, अब तो हर जगह ही रेड लाइट एरिया बनता जा रहा है। हाँ जी, रेड लाइट एरिया। देखें, मैं आप समझता हूँ कि बुराई और अच्छाई आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आप अगर अच्छे हैं ना, आपके इर्द सारे अच्छे लोग जमा हो जाएंगे, बुरे कभी करीब नहीं आएंगे। अच्छा सर, राइटिंग का ख्याल कब आपके दिल में आया, कब आपने राइटिंग स्टार्ट की? मैं 9th क्लास में था जब मैंने पहला नावल लिखा, और राइटिंग जो है ये मेरे अंदर उस वक्त से जब मैं 2 साल का था, और 4 साल में जो मेरे बाप के साथ वाक़या हुआ उसने मुझे राइटर बना दिया। मेरी ऑडियंस को कोई ऐसा वाक़या सुना दें कि जिससे आप राइटिंग की तरफ माइल हुए हों, जिससे आपके ज़हन में कोई डायलॉग बिल्ड हुआ हो। देखें जी, मैं 2 साल का था और मुझे ये भी याद है कि मैं उस वक्त माँ का दूध पीता था। तो मैं माँ के पास बैठा हुआ था, उसके पास महल्ले की, जिससे हमारे गांव की औरतें बैठे बातें कर रही। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे देखा तो मैंने कहती, इतने तू की कर जा, प्यो को जा बाहर। मैं बाहर आ गया। बाहर मेरा बाप वो दरख्तों के साए में बैठे हुए, लोग बैठे बातें कर। मैं वहाँ जाकर बैठ के, तो नंगा था, 2 साल का बच्चा, आपको पता नंगा ही होता है। तो एकदम मेरे बाप की नज़र पड़ी तो मैंने कहा, तू इतने की कर, चल अंदर जा अपनी माँ को। मैं चल पड़ा। अब आगे जाने लगा तो माँ उधर देखा, माँ उधर औरतों के साथ बैठी थी, उधर बाप उधर बैठ, मैं वहाँ ड्योढ़ी में टेक लगा कर बैठ गया। पहली सोच जो मुझे आई वो ये आई कि ना मुझे माँ प्यार करती है, ना मेरा बाप प्यार करता है। हाय हाय, 2 साल का बच्चा सोच रहा है। 2 साल का बच्चा, ये जो पहली सोच थी, वो जो पहली मैंने टेक लगाई उस दीवार के साथ, और वो जो चंद लम्हों की तन्हाई थी, उन्होंने नासिर अदीब को जन्म दे दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नासिर अदीब, जिन्होंने 5 दहाइयाँ फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। अगले पार्ट में हम इनसे पूरा हज एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हज पे गए, किस तरह कहाँ कहाँ गए, कितने टाइम में गए, और यंग लड़कों को भी इन्होंने मात दे दी। इसी के हज के बारे में एक सिर्फ बात कहूँगा, हज करना बहुत आसान है, और हज करना कोई मायने नहीं रखता जब तक कि इंसान हाजी न बने। और हज करना जितना आसान है, हाजी बनना उतनी मुश्किल है। तो सर, हाजी इंसान कैसे बनेगा? हाजी ऐसे इंसान बनता है कि अगर आपको कोई गाली दे, आप उसे दुआ दें। अगर कोई गुस्सा करे, आप उसे प्यार से देखें। अगर आपसे कोई रिश्ता तोड़ दे, आप उसे जोड़ दें। अगर आपको कोई बेइज्जत करे तो आप उसको इज्जत दें। आपके घर कोई नहीं आता, आप उसके घर जाएं, आप हाजी। वाह, बहुत शुक्रिया सर, अपने टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ऑडियंस, कमेंट सेक्शन आपका है, राय का इजहार आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।